नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज है 3 अगस्त और जैसा कि कल हमने वीडियो कवर नहीं किया था किसी कारणवश, तो आज हम 2 दिन के वीडियो को कवर करेंगे, 2 अगस्त और 3 अगस्त को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे उत्कृष्ट कार्य के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, किसे दिया गया है? अदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, साइरस मिस्त्री या रतनलाल टाटा। सब अपने आप में बेहतरीन पर्सनालिटीज़ हैं, तो इसमें किसको दिया गया है? साइरस पूनावाला को दिया गया है। किसे दिया गया बच्चा? साइरस पूनावाला। और न्यूज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो आप लोग जानते ही हो कि अब सीरम इंस्टीट्यूट नाम सुना, ये बिल्कुल सुना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। ये सीरम इंस्टीट्यूट क्या करती है? वैक्सीन बनाती है दुनिया भर की। तो इस समय जो कोरोना की वैक्सीन है भारत की, कोविशील्ड, उसका निर्माण किसने किया है? सीरम कंपनी ने ही किया है। तो उसके ये चेयरमैन है कौन? समझ में आ गया? साइरस पूनावाला क्या है? कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है। ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ, क्योंकि उस वैक्सीन ने देश में कोविड संकट को दूर करने में काफ़ी सहायता की है। इसीलिए जो है क्या है कि इनको उसके सेवा को स्वीकार करते हुए, आभार प्रकट करते हुए लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरी बात है, एक सीरम का जो अध्यक्ष ये भले हैं, लेकिन उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? इनके पुत्र, जिनका नाम है अदर पूनावाला। ठीक है, तो अदर पूनावाला उनके बेटे हैं, और ये साइरस जो है पूनावाला क्या है, जो है इनके चेयरमैन है। किसके? सीरम इंस्टीट्यूट के। सीरम इंस्टीट्यूट क्या करती है? ये वैक्सीन बनाती है। ये बात हो गई अवार्ड की। अब बात करते हैं लोकमान्य तिलक। तो क्यों दिया गया ये अवार्ड? इन्हीं के नाम पर क्यों? देखिए क्या होता है, 1 अगस्त, प्रत्येक 1 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है किसी न किसी पर्सनालिटी को, देश के अंदर किसी न किसी खास क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए। ठीक है, प्रत्येक 1 अगस्त को। अब प्रश्न उठता है 1 अगस्त को हुई, क्योंकि तिलक जी की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में हुई थी। तो लगभग 101 साल हो गए इनकी मृत्यु को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हुई, तो तब से लेकर प्रत्येक 1 अगस्त को मनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि लोकमान्य तिलक जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, इनका फुल फॉर्म क्या है लोकमान्य तिलक का, या इनका पूरा नाम क्या है? तो क्या है? बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है बच्चा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एग्जाम में उल्टा प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य का दर्जा प्राप्त है? लोकमान्य का स्टेटस किसे दिया गया है? तो लोकमान्य का स्टेटस बाल गंगाधर तिलक जी को दिया गया है। दूसरी बात क्या थे? ये कांग्रेस के नेता थे। किसके नेता थे बच्चा? कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस जब ये नेता थे तो 2 धड़ों में बढ़ गई थी। तो एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो किसके हैं थे ये गरम दल के थे। ठीक है, मान लो पूछ लिया जाए गरम दल के नेता, तो ये लोकमान्य तिलक जी थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सट्रीमिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका योगदान क्या है देश के इतिहास में? तो देश के इतिहास में योगदान क्या है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, स्वराज आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन भी इसे बोलते हैं, स्वराज या इसे स्वदेशी भी बोलते हैं। ठीक है, स्वदेशी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में लड़ा गया था। या स्वराज आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? लोकमान्य तिलक। तो स्वदेशी या स्वराज मूवमेंट कब हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। 1905 में हुआ था। स्वदेशी या स्वराज आंदोलन, स्वदेशी या स्वराज मूवमेंट लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में 1905 में लड़ा गया था, और उसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। एक और जो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि लोकमान्य तिलक जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। ठीक है, ये पुस्तकें भी पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी? 2 महत्वपूर्ण बुक्स हैं इनके जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहला है प्रश्न, उसका नाम है केसरी। ठीक है, क्या? केसरी इन्होंने लिखा था। और दूसरा जो पूछा जाता है कि गीता रहस्य। क्या? गीता रहस्य। तो ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो इन्होंने लिखी थी, गीता रहस्य और केसरी। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इतना बहुत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ बीन गिवन प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त मंथ? तो ये किसको मिली है? ये इंडिया को मिली है, यानी भारत को मिली है। तो अगस्त माह की मिली है। ठीक है, जुलाई किसके हाथ में थी? फ्रांस के हाथों में जुलाई की अध्यक्षता थी, और इंडिया के हाथों में अभी क्या हो? अगस्त माह की अध्यक्षता आई है। न्यूज़ है देखिए, इंडिया टेक्स ओवर यूएनएससी प्रेसिडेंसी फॉर अगस्त
मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म की प्रायोरिटीज़, मतलब समझिए क्या है। पहले इसको समझने के लिए आपको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाते हैं। यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? ठीक है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। क्या बोलते हैं बच्चा? संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? ये पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सबका ये सबसे बड़ी संसद है, ठीक है। तो ये वहाँ पर सभी देशों के प्रतिनिधि जाते हैं और तय करते हैं कि भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी, ग्लोबल एजेंडा तय करते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे अंग हैं, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, समझ में आया? इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 6 ऑर्गन्स, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं? 6 में एक ऑर्गन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये अंग है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है, अब इसको देख लेते हैं बच्चा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? सीधे सीधे दुनिया में जो भी सिक्योरिटी के इशू हैं, समझ में आ गया? सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के इशू। अब सुरक्षा के लिए चैलेंज क्या क्या है? एक है टेररिज्म से दिक्कत है, टेरर फाइनेंसिंग मतलब आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब समुद्री सुरक्षा। तो इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया में, तो उनका समाधान कैसे किया जाए और कैसे शांतिपूर्ण तरीके से उसका निपटारा किया जाए, यही इसका काम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। ये बात हो गई उसका काम की। यूनाइटेड नेशन के काम एक लाइन में क्या है कि दुनिया के उभरते हुए सुरक्षा की जो है चुनौतियों को का समाधान करना है, ठीक, इन ऑर्डर टू सॉल्व या टू प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड, ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं। तो इसके मेंबर्स कितने हैं? तो 15 मेंबर्स हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। 5 क्या होते हैं बच्चा? परमानेंट मतलब स्थायी सदस्य, जिन्हें P5 कंट्रीज भी कहा जाता है। और 10 क्या होते हैं? 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। 5 जो परमानेंट है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चा? P5 कंट्रीज। परमानेंट कौन कौन से? परमानेंट का मतलब समझ में, चाहे कोई भी आ जाए ये हमेशा सदस्य रहते हैं। तो ये कौन कौन से सदस्य हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है USA, ठीक है, दूसरा है UK, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चाइना, और 5वां है लास्ट जो है क्या है आपका? UK फ्रांस हो गया, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। देखिए 1 मिनट, 5 हो गए। USA, अच्छा रशिया, जर्मनी नहीं है, ठीक है, रशिया, USA, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये 5 देश क्या हैं? P5 कंट्रीज कहलाते हैं। अर्थात ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, ठीक। इन P5 क्यों? क्योंकि इनके पास ये सबसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब कोई भी प्रस्ताव आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो इस पर ये रोक लगा, जब तक ये सहमति नहीं देंगे तब तक वो जो है माना नहीं जाएगा। जैसे कि आप बात करें, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक आतंकी है जिसका नाम क्या है, जो पूरे भारत को सब परेशान करके रखता है, उसका नाम क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, लश्कर तोयबा के बहुत सारे हैं जो क्या नाम है, हामिद क्या नाम है उसका, ठीक है, वो जो बहुत जहर उगलता रहता है, ठीक है। तो एक आतंकवादी है, मान लीजिए हामिद नाम का आतंकवादी है, ठीक है। भारत चाहता है कि दुनिया के देश इस पर एक्शन ले, तो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो मुद्दा उठाएगा। मुद्दा उठाता है तो चीन बार बार क्या करता है? वीटो लगा देता है, नहीं हम इसे ग्लोबल टेररिस्ट नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा? इसे ग्लोबल टेररिस्ट नहीं माने। तो ये इस तरह के वो होते हैं। अच्छा, ये 5 हो गए, कौन कौन से नोट कर लिए। फिर होते हैं 10 मेंबर। 10 कौन होंगे? 10 मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? अस्थायी मेंबर और नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल होता है 2 साल का। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है, ठीक है। अब 2 वर्ष का जो एक कार्यकाल है, इसमें 10 देश कौन कौन से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भारत को भी चुना गया है अभी, ठीक है। 2021 से लेकर 2023 तक का जो कार्यकाल है, इसमें भारत भी मेंबर है। 8वीं बार ये मेंबर बना है इंडिया, अस्थायी। समझ में? परमानेंट मेंबरशिप के लिए ट्राई कर रहा है भारत, लेकिन अभी उसको अस्थायी मेंबरशिप मिला है। तो जाहिर सी बात है, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता
कभी P5 वाले कंट्री करते हैं, कभी N5 वाले भी करते हैं, N10 वाले करते हैं। समझ में आया? तो पिछले महीने फ्रांस को मिली थी, इस बार इंडिया को मिली है। आप समझ में आया? तो इसलिए पाकिस्तान जैसे देश चिंतित हैं, क्योंकि भारत को अध्यक्षता मिल गई। तो भारत क्या करेगा, इस मंच का उपयोग करके सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से मुकाबले पर फोकस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, होपफुली समझ में आएगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में यह है। इसका गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नाम समझ में आ ही गया होगा, वो कौन है? PV सिंधु। लेकिन यहाँ पर अगर महिला काट दिया जाओ, अब बताओ ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो उसका नाम है सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य जीता था और लंदन ओलंपिक में सिल्वर जीता था। 2 कदम जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। अब एक और आ गई हैं, कौन? PV सिंधु। तो सुशील कुमार जो है, इस समय आपको पता ही होगा, इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है हत्या का, इस वजह से ये ओलंपिक नहीं जा पाए। अदरवाइज ये भी मेडल जीतने के बहुत बड़े हकदार थे। फिलहाल उनके ऊपर चर्चा नहीं करते, फोकस कहाँ रखते हैं? PV सिंधु। तो आपको जैसे पता होगा टेनिस, बैडमिंटन में उन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। कहाँ? टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। जबकि रियो ओलंपिक में उन्होंने क्या जीता था? सिल्वर जीता था। क्या जीता था? सिल्वर जीता था 2016 में। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक ये हो गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है G20 की संस्कृति मंत्रियों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस देश में संपन्न हुई? विच कंट्री होस्टेड G20 समिट ऑफ कल्चरल मिनिस्टर? ध्यान दीजिए। तो अभी G20 की बैठकें चल रही, जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना का फैला हुआ है, इस वजह से सारा मीटिंग कैसा हो रहा है? वर्चुअल हो रहा है। कैसा हो रहा है? वर्चुअल, मतलब आभासी, कंप्यूटर के माध्यम से या सिस्टम डिजिटली रूप से प्रेजेंस हो रही है। ठीक, तो G20 समिट ये कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है इटली में हो रहा है। क्या? इटली। याद करो, पिछले महीने इन्वायरमेंट मिनिस्टर को बुलाया गया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी कल्चर मिनिस्टर को बुलाया गया। तो भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी ने क्यों किया भैया? क्योंकि ये संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है, मीनाक्षी लेखी जी कौन है? संस्कृति मंत्री, कल्चर मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, देख लेते हैं न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी रिआइट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू इंटरनेशनल कल्चर कोऑपरेशन। मतलब अच्छी बातें हैं कि दुनिया में संस्कृति को बढ़ावा देने हैं, तो उसके लिए कुछ एजेंडा तय करना है, तो इसी पर लेकर उन्होंने अपने विचार रखे थे। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? इटली में। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, G20 का जो बैठक हो रहा है वो 2021 का, वो कहाँ हो रहा है? इटली में हो रहा है। तो सभी तरह के मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय जितने भी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है, सभी यहीं होंगे। ठीक है, G20 की बात कर लें तो आपका नाम सही लग रहा है, ग्रुप ऑफ 20। क्या? ग्रुप ऑफ 20। इसमें क्या हो? 19 देश होते हैं। कितने देश होते हैं बच्चा? 19 देश, और एक महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? यूरोप। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं। ठीक है, तो एक यूरोपियन यूनियन जिसके अंदर 27 देश हैं, 27 देश मिलाकर एक यूरोपियन यूनियन, और 19 देश अलग अलग महाद्वीपों के होते हैं। सब मिलाकर इसे क्या कहा जाता है? G20 कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? ये G20 है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो लार्जेस्ट 20 इकोनॉमी जितनी हैं उसमें ये शामिल है। तो भारत है इसमें? बिल्कुल है। पाकिस्तान है? नहीं है। तो भारत है, चीन है, ठीक है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, ठीक है, तो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में, याद रखिएगा। और इस समय चेयरमैन कौन है? मारियो ड्रागी। क्यों भैया? इटली के प्राइम मिनिस्टर है, तो इटली कर रहा है आयोजन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो इस समय चेयरमैन कौन होंगे? मारियो ड्रागी होंगे। ठीक है, इटली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इटली ये आपका देश है। ठीक है, दिख रहा है इसका कैपिटल क्या है? रोम। इसकी करेंसी क्या है? लीरा। इसके PM क्या है? मारियो ड्रागी। और फेमस वोल्केनो यानी कि महत्वपूर्ण ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एटना है, स्ट्रोम्बोली है, और विसुवियस है। ठीक है, विसुवियस क्या है? डोरमेंट मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी बोलते हैं जिसमें लावा बराबर नहीं निकलता है। जबकि एटना और स्ट्रोम्बोली क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ से लगातार लावा मैग्मा निकलता रहता है। जो स्ट्रोम्बोली है उसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है, लाइट पिलर यानी प्रकाश स्तंभ पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली। ये इसकी लोकेशन कहाँ पता है? यहाँ सिसिली आइलैंड देख रहे हो, यहाँ पर, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये सिसिली आइलैंड है, तो यहीं पर है। तो पूरे भूमध्य सागर में है, तो इसलिए प्रकाशमय रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है। और इटली में एक महत्वपूर्ण शहर है वेनिस, जिसे सिटी ऑफ कैनाल कहा जाता है। सिटी ऑफ कैनाल आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन जी ने तमन की, द ग्रेट गैम्बलर। उसमें एक गाना था, 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। ठीक है, वो इसी पे हुआ था, आप लोग फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 5वां। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल भुगतान समाधान की घोषणा की, उसका नाम क्या? अभी कल ही उन्होंने अनाउंस किया था। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट?
ई पैसा, ई रुपी, ई मुद्रा, ई धन। देख रहे हो, हम अब कुछ लोगों ने कल न्यूज़ पढ़ी होगा, अब यहाँ कन्फ्यूज़ हो गए। ऐसे कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। सही आंसर क्या है? ई रुपी है। देखो सब मिलता जुलता नाम है। हाँ, ई रुपी। तो ई रुपी क्या है? आप लोगों ने देखा, पीएम मोदी लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रुपी। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होगा। क्या होगा? एक वाउचर होगा, आपके मोबाइल पर होगा, ठीक है। उस वाउचर को आप क्या कर सकते हैं? रिडीम करके बिना किसी मोबाइल, बिना किसी जो है कार्ड के, आप बिना किसी कॉन्टैक्ट के आप पैसा मतलब शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यही सब है, ठीक है। इसको डिटेल से जानने के लिए आप यूट्यूब पे जो है ई रुपी ऐप डालिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आज का छठवां, कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी निसार नामक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निसार नामक उपग्रह का परीक्षण करेगी? विच स्पेस एजेंसी, लो बिलोंग लिख दिया गया है, विच लॉन्च्ड होगा, क्या होगा? विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च है, ठीक है। क्या मैं इसको करेक्ट कर दूंगा? विल लॉन्च निसार सैटेलाइट बाय 2023। ये 2023 में उपग्रह छोड़ा जाएगा इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1 और 2 बोथ, मतलब इसरो और नासा दोनों मिलकर करेंगे। सही आंसर क्या है? यही वाला डी, मतलब 4। इसरो और नासा दोनों मिलकर, अब इसरो देख रहे हो, अच्छा नासा है और इसरो है, इसको मिला दो तो क्या बन जाता है? निसार। क्या बन जाता है? निसार, ठीक है। तो कैसे बनता है आप देखते हैं। निसार का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है भैया कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। सिंथेटिक एपर्चर रडार, क्या आपको समझ नहीं आएगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या किया जा रहा है, दोनों देश की एजेंसियां मिलकर क्या कर रही हैं? लॉन्च कर रही हैं एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब होता है भू सर्वेक्षण उपग्रह। भू सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? वो ऊपर जाकर क्या करेगी? धरती की सतह की सर्वेक्षण करेगी, सर्वे करेगी। और किस तरह का सर्वे करेगी? लैंड यूज का, कि कहाँ कहाँ किस तरह का भूमि उपयोग हो रहा है, कहाँ फैक्ट्री के लिए हो रहा है, कहाँ वन के लिए हो रहा है, कहाँ खेती के लिए हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। इस तरह का ये लैंड यूज सर्वेक्षण करेगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हिंदी में है, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए क्या होता है, सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक पृथ्वी के सीधे सीधे घूमता है ऐसे क्षैतिज रूप से, उसे जियो स्टेशनरी कहता है। और जो दूसरा है जो पृथ्वी के लंबवत घूमता है इस तरह से, उसे क्या कहा जाता है? पोलर सैटेलाइट। तो ये जो स्टेशनरी था अर्थ ऑब्जर्वेशरी सैटेलाइट, ये हमेशा कौन सा वाला होता है? पोलर। मतलब ये गोल गोल लंबवत रूप से घूमता रहेगा, फोटो खींच खींच के क्या करता रहेगा? वो भेजता रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, कि कौन सा भारतीय शहर देश का पहला 100% वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाला शहर बन गया? एक मिनट, गड़बड़ा गया क्या? हाँ हाँ, अच्छा इसरो के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे नोट नहीं किया, कोई बात नहीं। इसरो के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसरो के बारे में पूछ लिया जाता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। ये हुआ, इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969। इसका काम है स्पेस में रिसर्च करना, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन है जो है सीवान। कौन है? जी सीवान, ठीक है। तो सीवान जी इसका क्या है? चेयरमैन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट का, कौन सा भारतीय शहर देश का पहला 100% वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाला शहर बन गया? विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू कंप्लीट 100% वैक्सीनेशन। मतलब शहर के जितने एलिजिबल लोग थे सबको टीका लग गया है, उसका नाम है पुरी। नाम रखना, याद रखना, पुरी मतलब पुरी नहीं, सही नहीं है आंसर। पुरी नहीं होगा, क्या होगा? भुवनेश्वर। क्या होगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पूरे तरह से वैक्सीन लगाने वाला पहला देश, पहला शहर बन गया भुवनेश्वर। 100% आबादी को लगा कोरोना टीका, ऐसा करने वाले देश का पहला शहर। तो भुवनेश्वर की बात कर लें तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? ओडिशा की। ओडिशा की राजधानी है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल ओडिशा के। सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। इंपॉर्टेंट यहाँ की चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है जो यहाँ पर है, ठीक है। नेशनल पार्क भितरकनिका, सिमिलीपाल और नंदनकानन है, ठीक है। यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, कोणार्क में है। और यहाँ फेमस लेक कौन सी है? चिल्का, जो कि भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश यानी लैगून झील है। लैगून झील किसे बोलते हैं? जो सागर के किनारे झील होता है उसे लैगून झील कहते हैं। समझ में आ गया? उस सागर के विस्तार के कारण बनता है, ठीक है। हाँ, वो चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है, इस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। और दूसरी बात, एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये तो पहला शहर है, आपको बताना है कि भारत का पहला गांव, क्या बताना है? पहला गांव जो 100% जो है वैक्सीनेशन कंप्लीट किया था, तो उसका नाम क्या था? वियान। क्या नाम था?
व्यान ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर, हमने पिछले महीने पढ़ाया था। जम्मू एंड कश्मीर में है व्यान, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मित्रों आज 7 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, हमने कवर किए। बहुत जल्द आपको पूरे महीने जुलाई महीने का करंट रिवीजन 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखते रहिए वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से PDF सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।